नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने हमारे इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं भारत के उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जहां 1800 के दशक की एक शांत, सदियों पुरानी ग्रामीण सभ्यता देखते ही देखते औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक विस्फोटक विद्रोह में तब्दील हो गई। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे 1800 के उस अलग ही भारत से, फिर समझेंगे कि विद्रोह के बीज कैसे बोए गए, 1857 की वो चिंगारी क्या थी, विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से बने, और फिर ये भी एनालाइज करेंगे कि आखिर ये विद्रोह विफल क्यों हुआ। अंत में हम देखेंगे कि कैसे क्राउन रूल की शुरुआत हुई। चलिए सबसे पहले चलते हैं 1800 के उस एकदम अलग भारत में। सोचिए जरा, उस वक्त मुगल साम्राज्य ढलान पर था और 1800 के दौर में अखंड भारत की पूरी आबादी पता है कितनी थी? सिर्फ 16 करोड़। मतलब आज जैसी भीड़भाड़ का तो नामो निशान नहीं था। विशाल और घने जंगल थे, पोल्यूशन बिल्कुल जीरो था, और सच कहूं तो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा किसी और इंसान से नहीं बल्कि जंगली जानवरों से हुआ करता था। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उस समय लिटरेसी रेट मुश्किल से 10% के आसपास था। किताबें और स्कूल बहुत ही दुर्लभ थे, इसलिए पूरा का पूरा समाज गांवों के बुजुर्गों के ज्ञान और उनके फैसलों पर टिका था। शामें आज की तरह स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि चौपालों, भजन कीर्तनों और पारंपरिक खेलों में बीता करती थी। सब कुछ बहुत ही शांत और ठहरा हुआ सा था। लेकिन असली भूचाल तो अर्थव्यवस्था में आ रहा था। सदियों पुराना हमारा बार्टर सिस्टम, यानी अनाज के बदले सामान लेने देने का तरीका, एकदम से भारी नकद टैक्स में बदला जा रहा था। और ऊपर से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, मशीनों से बना सस्ता माल भारतीय बाजारों में बाढ़ की तरह आ गया, जिससे हमारे स्थानीय कुटीर उद्योगों और बेहद कुशल बुनकरों की आजीविका को रातों रात लगभग तबाह कर दिया। और यहीं से बोए गए विद्रोह के बीज। अब देखिए, अंग्रेजों की नीतियां कुछ ऐसी आ रही थीं जिन्हें सीधे तौर पर समाज और धर्म में दखलंदाजी माना गया। जैसे 1829 में सती प्रथा का खात्मा, 1850 का रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। भले ही ये सब कानूनी सुधार थे, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग ने इन्हें अपनी मान्यताओं और परंपराओं पर सीधा हमला माना। यहाँ तक कि जो नई रेलवे और टेलीग्राफ लाइनें बिछ रही थी ना, उन्हें भी भारी शक की नज़र से देखा गया। लोगों को लगा कि ये हमारी संस्कृति को कुचलने की कोई नई मशीनरी है। और पॉलिटिक्स में तो लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत, आग में घी का काम कर रहा था। इसका सीधा सा रूल था, अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। और इसी बहाने एक के बाद एक सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर सब हड़प लिए गए। 1856 में तो हद ही हो गई, जब अवध को कुशासन का झूठा आरोप लगाकर छीन लिया गया। इससे शासकों में तो गुस्सा था ही, पर सेना में भी भारी आक्रोश फैल गया। और इस सारे उबलते गुस्से को चाहिए थी बस एक चिंगारी, जो मिली 1857 में। ये चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। सेना में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन नए कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्हें बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित, तो इसने दोनों ही समुदायों के सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। नतीजा 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। ये सिर्फ एक सैनिक का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये पूरे देश में पक रहे असंतोष का एक बहुत बड़ा विस्फोट था। इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक एक महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने कारतूस छूने से मना कर दिया और उन्हें सीधा 10 साल की सजा सुना दी गई। ये अपमान बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भयंकर विद्रोह भड़क उठा और विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली की ओर निकल पड़े। देखते ही देखते विद्रोह के कई बड़े केंद्र बन गए। ये आंदोलन बहुत जल्द पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। अलग अलग जगहों पर स्थानीय नेताओं ने कमान संभाल ली। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब,
झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और बिहार में राजा कुंवर सिंह ने मोर्चा खोला। दिलचस्प बात यह है कि हर किसी के अपने अपने कारण थे इस लड़ाई में कूदने के, लेकिन दुश्मन सबका एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी। पर अब एक बड़ा सवाल आता है, इतना कुछ होने के बाद भी ये विद्रोह विफल क्यों हुआ? इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद इसके फेल होने के कई रणनीतिक कारण थे। पहली बात तो ये कि ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया। ये मुख्य रूप से गंगा यमुना दोआब के इलाकों तक ही सीमित रहा। दूसरी सबसे बड़ी कमी थी एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व या विजन की कमी। लगभग हर नेता अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। इसके अलावा बड़ी रियासतें और जो नया पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, उसने इस विद्रोह से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। और सबसे निर्णायक बात, अंग्रेजों के पास रेलवे और टेलीग्राफ का पूरा कंट्रोल था। मतलब संचार बहुत तेज था। एक ऐसे साम्राज्य को हराना जिसके पास इतनी एडवांस कम्युनिकेशन पावर हो, लगभग असंभव ही था। और फिर होती है क्राउन रूल की शुरुआत। विद्रोह शुरू होने के करीब 14 महीने बाद अंग्रेजों के भारी सैन्य अभियानों के चलते 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने आधिकारिक तौर पर शांति की घोषणा कर दी। तब तक दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे जितने भी प्रमुख केंद्र थे, वहां ब्रिटिश सेना ने दोबारा अपना मजबूत कब्जा जमा लिया था। लेकिन असली गेम चेंजर था इलाहाबाद का वो ऐतिहासिक ऐलान। लॉर्ड कैनिंग ने साफ कर दिया कि अब से भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार संभालेगी। इसका सीधा मतलब था दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हमेशा के लिए अंत। ये सच में एक युग की समाप्ति थी। नतीजा ये हुआ कि भारत सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अंडर आ गया। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो अब वाइसरॉय कहलाने लगा। वो विवादित डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रातों रात खत्म कर दिया गया और अंग्रेजों ने बाकायदा ये वादा किया कि वे अब कभी भी भारतीयों के धर्म और हमारी पुरानी परंपराओं में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास है। एक ऐसा सैन्य विद्रोह जो आपस में बटा हुआ था, जो युद्ध के मैदान में बुरी तरह हार भी गया, वो आखिर उस दौर की सबसे शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकने में कैसे कामयाब हो गया। हार कर भी 1857 ने आधुनिक भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींव रख दी थी। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।